हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारे बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिकल फिजिक्स में लेक्चर 13 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बेलनाकार निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था और बेलनाकार निर्देश तंत्र में हमने देखा था कि उसमें u1 बराबर रो, ठीक है, u2 बराबर फाइव और u3 बराबर जेड। तीन प्रकार के होते हैं u1, u2, u3 जो होते हैं रो, फाइव, जेड। ओके, और वहां पर ई रो कैप, ई फाई कैप, ई जेड कैप तीन क्या होती हैं, उनके अनुदिश दिशाएं होती हैं। ठीक है, उसमें तीन पृष्ठ थे, रो बराबर C1, रो बराबर C2, सॉरी रो फाई बराबर C2 और जेड बराबर C3, रो फाई जेड। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्थिति सदिश और विस्थापन को। स्थिति सदिश एवं विस्थापन। ठीक है, ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से डायग्राम बनाया था हमने। फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये बेलनाकार का जो देखो बार वाला सिरा है, ये इस प्रकार से जो घूम के आता है, ये वाला पृष्ठ। अब यहां पर करना क्या है, इसको हल्का सा ऊपर और बढ़ाना है। ये लीजिए, उसके बाद में इस पॉइंट से यहां पर और इस पॉइंट से भी यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट से यहां पर और इस पॉइंट से यहां पर, और फिर इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है, ताकि वो जो बाहर वाला पार्ट है वो हमें दिखाई दे जाए। अब यहां से इसके ऊपर इस प्रकार से एक सरफेस बनानी है। ठीक है, ये लो। अब ये हमें ऐसे इस प्रकार से दिख रहा है कि जैसे एक छोटा सा अल्पांश हो। ठीक है, अब ये जो अल्पांश है, इसकी जो ये वाली लंबाई है, देखो ये वाली यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है, क्योंकि ये क्या है, जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस से ही बाहर की तरफ त्रिज्या चलती है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो तो रो है। अब रो से आगे का जो विस्थापन है, ये वाला अल्पांश था, उससे आगे हम और जा रहे हैं बाहर की ओर। ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है। तो ये वाली जो दूरी है, ये है हल्का सा विस्थापन होगा डी रो का, क्योंकि जैसे पहले जो बेलनाकार पृष्ठ है उसकी त्रिज्या थी रो, फिर हमने बढ़ा दी, तो अब हो गई रो प्लस डी रो, तो विस्थापन कितना हुआ, डी रो का। ठीक है, चेंज। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है यहाँ पर डी फाई। कितना एंगल है, डी फाई का एंगल है। ठीक, और ये दूरी कितनी है, रो है, तो चाप कैसे निकलता है, ये वाला चाप कैसे निकलेगा, चाप निकलेगा रो इंटू डी फाई, कोण इंटू त्रिज्या। और इसकी हाइट क्या होगी, मतलब इसमें तीन दूरियां हैं, एक तो आपकी तरफ, एक इस प्रकार से घुमावदार, जैसे एक तो ये दूरी हो गई आगे की तरफ, एक होगी इस प्रकार से घुमावदार, और एक हो गई ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है वो है डी जेड। ठीक है, क्योंकि पहले हाइट जेड थी, अब होगी जेड प्लस डी जेड, तो विस्थापन कितना आया, डी जेड। ठीक है, तो विस्थापन सदिश क्या होगा, विस्थापन सदिश हो जाएगा सिंपली डी आर वेक्टर बराबर, अब मैंने बताया था कि जिस दिशा में रो होता है उस दिशा में एकांक सदिश आता है ई रो कैप, जिस दिशा में जेड होता है उस दिशा में आता है ई जेड कैप, और जिस दिशा में फाइव घूमता है उस दिशा में होता है तृतीय दिशा में, जहां एक वृत्ताकार बनता है उस दिशा में होता है ई फाइव कैप। ठीक है, तो देखो ई रो कैप
दिशा हो गई, उसका परिमाण कितना है विस्थापन का, d रो बाहर की तरफ, ठीक है। और प्लस अब आएगा ई फाई कैप त्रिज्या दिशा में, वहां पर कितना है रो डी फाई, प्लस ऊंचाई की दिशा में हाइट में है ई जेड कैप और विस्थापन कितना है डी जेड। अब इसका कंपैरिजन करवाना है हमें, हमने पहले लिख लिया था लास्ट लेक्चर में, वो अपना आया था, ये आया था ई रो कैप डी रो प्लस ई फाई कैप, और यहां पर था यहां पर था H1, ठीक है, याद रखना H1, यहां था S2 और वो था डी फाई, प्लस ई जेड कैप था, S3 था और डी जेड था। अब इन दोनों की किसी की तुलना करवाओ। एक तो हमने निकाली है ज्यामिति से, कहां से निकाली है ज्यामिति से, ज्योमेट्री से, ठीक है, और एक हमने निकाला है वक्ररेखीय निर्देशांक तंत्र में जो समीकरण आए हैं उनको सोल्व करके, ठीक है, उनको हल करके। तो दोनों का जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमें जो मिलता है इस प्रकार से मिलता है कि H1 का मान कितना है, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 है और यहाँ मल्टीप्लाई H1 हो रहा है, तो H1 कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा S2 कितना आया, देखो यहाँ पर रो है, इस पे S2 है, तो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, रो आएगा। और S3 कितना होगा, इसमें S3 है यहाँ 1 है, तो ये आएगा 1। मतलब हमारे H1 S2 S3 जो स्केल गुणक हैं वो निकल के आ चुके हैं। ठीक है, कितना निकल गया है 1 रो 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हमने ये निकाल ली है, अब इनकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें सदिश वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर कोई जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र होगा ए वेक्टर बराबर क्या होता है, A1 E1 कैप, A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, यही होता है। अब वक्र इसमें यहां कितना होगा, मान रखने पर जैसे हम इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर A1 की जगह यहां पर क्या होगा, ए रो, क्योंकि पहला कंपोनेंट रो है, दूसरा फाई है, तीसरा जेड है, तो यहाँ ए रो आएगा, ए फाई आएगा, ए जेड आएगा। इसकी जगह ए ई रो कैप आएगा, ई फाई कैप आएगा, ई जेड कैप आएगा, बहुत आसान है। देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए रो, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट यानी पादांक, पाद प्लस अंक, यानी जो पैर, पाद का मतलब होता है पैर, जो पैरों में लिखा जाए, ठीक है, सब स्क्रिप्ट ए रो और ई रो कैप, ये नीचे लगाना है, ध्यान रखना, प्लस यहां आएगा ए फाई, फाई को नीचे लिखोगे आप, ई फाई कैप, गलती मत करना, ई रो ई फाई ई जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, कोई भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो जाएगा जिसका मान यहां पर इतना होगा, ठीक है। अब ग्रेडियंट कितना होगा, देखो लिखो, लिखो डेल वेक्टर फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए तथा डेल स्क्वायर फाई का मान। अब हमें ये निकालना है, पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और फिर लास्ट में डेल स्क्वायर फाई निकालना है लाप्लास संकारक की सहायता से। चलो ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं।
देखिए अब सबसे पहले हम निकालेंगे डेल वेक्टर फाई का मान। अब डेल वेक्टर फाई क्या होता है, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, a1 कैप अपॉन h1। इतनी बार फॉर्मूले लिखेंगे कि दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, यदि तुम सही नियत से पढ़ते हो तो। और यदि नियत ही सही नहीं है, पर मन ही नहीं करता तुम्हारा पढ़ने का, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। a1 कैप अपॉन h1 डेल फाई बाई डेल u1 प्लस a2 कैप अपॉन h2 डेल फाई बाई डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन h3 डेल फाई बाई डेल u3। ये अपना फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखो, मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे, अपना ये फॉर्मूला है जो इसमें बेलनाकार निर्देश तंत्र या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन जाएगा। देखो सिंपली क्या बन जाएगा, इवन कैप इसमें क्या रखूं, ई रॉकेट। क्या h1 का मान रखूंगा, क्या h1 तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है। डेल फाई बाई डेल u1 की जगह क्या आएगा, यहाँ u1 की जगह आएगा रो, तो डेल फाई बाई डेल रो प्लस, ठीक है, E2 कैप की जगह आ जाएगा E5 कैप अपॉन S2। S2 का मान कितना है, रो है, डेल फाई बाई डेल। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि डेल फाई बाई डेल फाई तो 1 हो गया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो फाई है ऊपर वाला, ये एक अदिश राशि है, इसलिए इसको कैपिटल लिख लो। ये एक फंक्शन है, ये एक फलन है, ठीक है, कि फाई जैसे कुछ भी हो सकता है, 3x² y 2x, या फिर फाई बराबर हो सकता है 3, फाई बराबर हो सकता है c, फाई बराबर हो सकता है 4x² yz, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्केलर अदिश फलन। लेकिन ये रो फाई जेड, रो तो है त्रिज्या, फाई है कोण जिससे घूमता है पृष्ठ, और जेड क्या है, ऊंचाई, तो फाई यहाँ कोण है, तो इसे फाई में ऊपर वाले में नीचे वाले फाई में डिफरेंस है, इसलिए इसको कैपिटल लिखना है और इसको स्मॉल। समझ गए, ये लीजिए प्लस ई जेड कैप अपॉन S3, S3 की जगह आएगा 1, और ये आ जाएगा डेल कैपिटल फाई बाई डेल जेड, क्योंकि U3 कितना है, जेड है, तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ब्रैकेट में मत कर लो इसको, ठीक है, ये हो गया अपना। इसी प्रकार अब डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालते हैं, सदिश ए वेक्टर का डाइवर्जेंस डॉट, ठीक है, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है 1/h1 s2 s3, और अंदर आता है डेल बाई डेल u1 a1 s2 s3। 1 2 3 चलता है, 1 2 3 चलता है, लेकिन पहला कंपोनेंट होता है सदिश का, दूसरे होते हैं स्केल गुणक। डेल बाई डेल u2, अब u2 है तो e2 आएगा, और 2 के बाद में आएगा 3, और 3 के बाद में आएगा 1, प्लस डेल बाई डेल u3, 3 का मतलब a3 आएगा, 3 के बाद में आएगा 1, और फिर 1 के बाद में 2। ये तरीका है याद करने का। अब इसमें मान रखो, मान रखने पर जैसे आप इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर अपना बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बराबर, ठीक है, 1 इंटू रो इंटू 1, तो कितना हो जाएगा रो, तो 1 अपॉन रो, ठीक है, ये रो है RHO। डेल बाई डेल u1 का मतलब है डेल बाई डेल रो, a1 क्या है, a रो, S2 S3 का मतलब है कि ये तो रो है, ये है 1, तो यहां आ जाएगा रो, मतलब ये लीजिए, ठीक है, ओके, प्लस डेल बाई डेल फाई, रो फाई जेड आएगा। A2 का मतलब क्या होगा, A5 होगा,
S3 H1 का मतलब है 1, तो इसको लिखने से मतलब नहीं है, प्लस डेल बाई डेल Z, A3 का मतलब आएगा AZ, और H1 आएगा 1, H2 कितना आएगा रो, तो अंदर रो रहेगा, क्या उसका Z के सापेक्ष अवकलन होगा रो का? नहीं, क्योंकि रो Z से क्या है, स्वतंत्र है, इसको बाहर निकल जाएगा बाद में। इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे रो डेल AZ बाई Z। तो ये अपना किसका आ गया, डाइवर्जेंस का मान। ठीक है, यहां तक नोट करो। इसके बाद में हम लिखते हैं कर्ल का सूत्र। ठीक है, लिख लिया, चलो। अब देखिए कर्ल का मान क्या होगा ना, अब हम जान रहे हैं डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के ऊपर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/H1 H2 H3, और ब्रेक इसमें स्टार्टिंग में क्या रहता है, E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। यहाँ रहता है डेल बाई डेल U1, यहाँ रहता है डेल बाई डेल U2, और यहाँ रहता है डेल बाई डेल U3। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ आता है A1 H1, सूत्र याद है नहीं कर्ल का, A2 H2 A3 H3। अब कुछ नहीं करना, H1 H2 H3 के मान डालने हैं, A1 A2 A3 का मान डालना है, E1 E2 E3 का मान डालना है। ठीक है, मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे, मान रखने के बाद अपने पास क्या निकल के आएगा, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 1/रो। ठीक है जी, E1 कैप किसी का क्या है, E रो कैप। क्या H1 है क्या, नहीं है, केवल H2 का मान लिखना है, तो यहां आएगा रो E5 कैप, और यहां आ जाएगा EZ कैप। डेल बाई डेल U1 का मतलब है डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाइव और डेल बाई डेल Z, रो फाइव Z। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रो फाइव Z। यहाँ A1 का मतलब है A रो, H1 आएगा नहीं, H2 आएगा तो कितना आएगा, रो आएगा, A2 कितना आएगा, A5 आएगा, और S3 कितना है 1, A3 का मान कितना है AZ। अब इसको सोल्व कर लेना, लेकिन मेन चीज यही है, ये याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, ये आपका कर्ल हो गया। ठीक है, लिखो इसको, नोट करो। अब हम चलते हैं डेल स्क्वायर फाइव के ऊपर। डेल स्क्वायर फाइव यानी लाप्लास संकारक। लाप्लास संकारक किस प्रकार से लिखा जाएगा, लाप्लास संकारक लिखने के लिए देखो डेल स्क्वायर फाइव क्या लिखना है, डेल स्क्वायर फाइव लिखना है। तो डेल स्क्वायर फाइव को किस प्रकार से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है इसका, 1/H1 H2 H3, और अंदर क्या चलता है, अंदर इस प्रकार से चलता है डेल बाई डेल U1 H2 H3 अपॉन H1। ये इस प्रकार से लिखा, मैंने क्यों लिखा, डेल देखो डेल बाई डेल U1 तो आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। जैसे मान लो क्या 2 होता तो 2 3 1 चलता। ठीक है, सिंपल। और फिर वापस डेल फाइव बाई डेल U1 प्लस, ये पहला पार्ट है। दूसरा डेल बाई डेल U2, यहाँ आएगा S3 H1 अपॉन S2, क्योंकि 2 है
इसका मतलब S2 आएगा नीचे, और 2 3 1 इस प्रकार से चलता है सीरीज। यहाँ आएगा डेल फाई बाई डेल U2 प्लस डेल बाई डेल U3। अब यहाँ आएगा H1 S2 और S3, क्योंकि 3 है तो 3 आएगा, 3 1 2 डेल फाई बाई डेल U3। ये टोटल फॉर्मूला है, 3 पार्ट है इसके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान रखने पर जैसे इसमें मान रखेंगे, मान रखने पर ये अपना लाप्लास संकारक, या कि कहें कि लाप्लास संकारक जो फाई के ऊपर जाएगा, तो ये फाई कैपिटल ले लो पहले से, ठीक है। इस फाई को क्या बना दो, कैपिटल हर जगह, क्योंकि यहाँ फाई का एक और पार्ट है। ओके, 1/रो आ जाएगा नीचे, H1 S2 S3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, सिंपली रो है। ओके, तो डेल बाई डेल रो, S2 S3 अपॉन H1 का मतलब है कि केवल S2 ऊपर है तो रो ऊपर आएगा, और डेल फाई बाई डेल रो ये नीचे, प्लस डेल बाई डेल फाई अंदर रहेगा 1/रो, S2 नीचे है ना तो 1/रो। ओके, डेल फाई बाई डेल फाई, डेल कैपिटल फाई फलन, उसका अवकलन होगा फाई के सापेक्ष, ठीक, प्लस डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड। अब S2 ऊपर है तो रो ऊपर रहेगा, और डेल फाई बाई डेल जेड ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, डेल स्क्वायर फाई का मान हो गया। ओके, लिखो, इसको नोट करो। अब हमने यहाँ सब लिख दिया है, ग्रेडियंट लिख दिया, डाइवर्जेंस लिख दिया, डेल स्क्वायर लिख दिया, कर्ल का मान लिख दिया, और अब इसके बाद में हम लिखते हैं पृष्ठ अल्पांश। एक काम सदिश के लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, वो हम पहले ही जानते हैं कि E1 कैप E रो कैप होता है, E2 कैप E5 कैप होता है, E3 कैप क्या होता है, EZ कैप होता है। तो अब हम लिख लेते हैं पृष्ठ अल्पांश, और फिर लास्ट में लिखेंगे आयतन अल्पांश। तो पृष्ठ अल्पांश यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाता है, देखो पहला पृष्ठ जो होता है वो होता है DS1, ठीक है, और DS1 के साथ जो डायरेक्शन आती है वो आती है E1 कैप जनरल, ठीक है। तो क्योंकि इसको DS1 वेक्टर लिख सकते हैं या तो, या फिर उसका परिमाण और उसकी दिशा। DS1 क्या होता है, ये निकाला था हमने S2 S3 DU2 DU3, यही होता है। तो यहां कितना आएगा, ये S2 S3 का मतलब है रो, DU2 का मतलब है D फाई, और DU3 का मतलब है DZ, और इसके डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी E1 कैप। अब E1 कैप का मतलब है E रो कैप, यानी फाई जेड जो तल है उन दोनों के लंबवत है, कहने का मतलब। DS2 E2 कैप, ठीक है। DS2 देखो 1 2 3 चलता है, 2 के बाद में क्या आएगा 3, और 3 के बाद में 1, आसान है याद रखना। 2 के बाद में कौन आएगा 3, और 3 के बाद में 1, चक्रीय क्रम फॉलो होता है यहाँ पर हर जगह। तो S3 की जगह क्या आएगा DU3, और 1 की जगह क्या आएगा DU1, और डायरेक्शन कौन सी है E2 कैप। हमेशा पृष्ठ की दिशा होती है, पृष्ठ की दिशा होती है उसके लंबवत हमेशा। तो S3 H1 का मतलब है 1 नहीं लिखेंगे, DU3 DU1 का मतलब क्या है, DU3 कितना है DZ, और DU1 कितना है D रो, और E2 कैप कितना है E5 कैप। ये आपका क्या होगा प्रश्न होगा दूसरा। तीसरा प्रश्न होगा DS3 E3 कैप, और ये आएगा H1 S2, क्योंकि 1 के बाद में 3 के बाद में 1 2 चलेगा, और DU1 DU2, और डायरेक्शन आएगी E3 कैप,
ठीक है। H1H2 का मतलब है रो, DU1 का मतलब है डी रो, और DU2 का मतलब क्या है D5। ये लीजिए D3 कैप हो गया, DZ कैप, तो ये तीन क्या आ गए आपके प्रेस्ड अल्फान्स। अब है आयतन अल्फान्स। अब आयतन अल्फान्स क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट हमने लिख लिया है। वॉल्यूम एलिमेंट होता है D, और ये होता है H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3। ठीक है, यहां इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये आएगा रो आएगा। ठीक है, रो, डी रो D5 DZ, डी रो D5 DZ, ये क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। तो जब भी मैं पूछूं तुम्हें कि बेलनाकार निर्देश तंत्र में आयतन अल्पांश कितना होता है, तुम्हारा एक ही आंसर होना चाहिए आंख बंद कर रो D5 DZ। सर रो इंटू डी रो D5 DZ। क्लियर? नोट करो। ठीक है, यहां तक हमने इसको पढ़ लिया है। अब ये बेलनाकार निर्देश तंत्र कंप्लीट। अब आगे हेडिंग डाल लो तीसरा नंबर, गोलीय निर्देश तंत्र। या फिर इसको कहेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकता है। इसमें होता क्या है? गोलीय निर्देश तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में U1 बराबर, देखो क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। जो U1 बराबर C1 जो होता है, U1 का काम यहाँ कर कौन करेगा? R करेगा, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। U2 का काम करेगा थीटा। ठीक है, जो 0 से पाई तक घूमता है, कैसे घूमता है वो सब समझाएंगे। तो U1, U2, U3 की जगह होते हैं R, थीटा, फाई। बेलनाकार में तो क्या होते हैं? रो, फाई, जेड होते हैं। जहां रो त्रिज्या थी, ठीक है, बेलन की, जो वक्राकार पृष्ठ है, ठीक है, और फाई क्या था? जो उसमें अर्ध समतल पृष्ठ होता है, वो एक्स जेड तल से जो घूमता है, टोटल 2 पाई 360 डिग्री वो था, और जेड क्या था? उसकी ऊंचाई। तो पता होना चाहिए कि रो, फाई, जेड तीनों का अर्थ अलग अलग क्या है। ऐसे ही गोलीय निर्देश तंत्र में U1 बराबर R, U2 बराबर थीटा और U3 बराबर फाई, तीन निर्देशांक अक्ष होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पृष्ठ बनते हैं वो तीन बनते हैं, R बराबर C1, थीटा बराबर C2 और फाई बराबर C3। ठीक है, लिख लें इनके बारे में। चलो, गोलीय निर्देश तंत्र में U1 बराबर R, U2 बराबर थीटा एवं U3 बराबर फाई। गोलीय निर्देश तंत्र में U1 बराबर R, ठीक, U2 बराबर थीटा, R, थीटा, फाई, तीन निर्देशांक अक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीन निर्देशांक अक्ष होते हैं इसके अंदर। U1 बराबर R, U2 बराबर थीटा, U3 बराबर फाई। ओके, इसमें तीन पृष्ठक्रम है,
3 पृष्ठ क्रमशः, अब 3 पृष्ठ बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं उनके बारे में लिख देता हूं, बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। U1 जो सबसे पहले होता है R बराबर C1, ठीक है, दूसरा होता है थीटा बराबर C2 और तीसरा होता है फाई बराबर C3। ठीक, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको केवल इतना ही लिखना है यहाँ तक। अब इसके बारे में जो ब्रैकेट में लिखना है वो चीजें हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक इसको ध्यान से पढ़िए। बेल लगा निर्देश तंत्र को गूगल के ऊपर टाइप करना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजेस, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजेस, और उसमें आप इस प्रकार से भी टाइप कर सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सरफेसेस, सरफेस SURFACES सरफेसेस। तो अब जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके पास एक वो 3D इमेज आएगी वहां पर, क्योंकि हम 3D बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, 3D इमेज आएगी, ठीक है, वहां पर आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, ये काम जरूर करना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।